अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ शाहरुख शकील। आज आप लोगों के जो है लैब इंस्ट्रक्टर जो हैं वो किसी वजह से नहीं आ सकें, तो उनकी जगह आज आप लोगों की लैब मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक Assalamu alaikum, sir. Ji, है। sir, you are clearly audible to all of us. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट। Welcome. अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज आप लोग वैसे तो मेरे ख्याल से लैब 7 का कंप्लीट कर चुके हैं, एरेस पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन आज क्योंकि आप लोगों के सर ने न्यू टॉपिक जो है वो आप लोगों के सर जो हैं वही कराएंगे। मैं जो है आज की लैब में आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ, लैब नंबर 7 का और लैब नंबर 8 का। ठीक है। ताकि आप लोगों के जिस जिस स्टूडेंट के जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी। तो लैब नंबर 7 जो थी वो आप लोगों की थी असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी एंड एरेज की। तो मेरे ख्याल से सर से आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एरेज क्या होते हैं, और ज़ाहिर है आप लोग 5th 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। और सर वकास ने आप लोगों को पढ़ा भी दिया होगा कि एरेज को हम असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से इनिशलाइज कराते हैं, इनकी किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है एरेज की। ठीक है। तो इनको हम आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, 4th सेमेस्टर के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो ये हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। अच्छा, ये आज की जो लैब है ये असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी की है। ठीक है। स्टैक मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, एरेज क्या होते हैं, एरेज को किस तरीके से इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पिछली लैब्स जो आपकी थी उसके अंदर आप लोग देख चुके होंगे कि एरेज को इनिशियलाइज कराने का तरीका ये होता है कि आप जो भी डेटा टाइप दे रहे हैं, ठीक है, एक एरे की, जैसे कि यहाँ पे आप बाइट दे रहे हैं। बाइट आपके पास, आप लोगों को पता है कि बाइट आप लोग के पास 8 बिट होता है। ठीक है। और आपके पास वर्ड जो है वो 16 बिट होता है। ठीक है। और डी वर्ड 32 बिट होता है। तो ये इस तरीके से आप एरे की कोई ना कोई टाइप देंगे। ठीक है। उस एरे का नाम इनिशियलाइज कराएंगे। अच्छा, अगर आप सिर्फ सिंपल 10 दे रहे होंगे तो वो इसको एरे कंसिडर नहीं करेगा, वो इसको एज ए रजिस्टर या वेरिएबल कंसिडर करेगा। ठीक है। और वो इसके अंदर ये 10 वैल्यू स्टोर करा देगा, या 10 20 30 आप ये लिख दें तो वो इसके अंदर स्टोर करा देगा। लेकिन इसको एरे तब कंसिडर करेगा जब आप इनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देंगे। तो वो हर एक एरे के इंडेक्स, हर एक इंडेक्स आपको पता होगा कि जो भी आप एरे क्रिएट करते हैं या फिर आपके पास लिस्ट होती है, उसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं। ज़ीरो से इंडेक्सेस स्टार्ट हो रहे होते हैं और एन नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं। तो ये ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर इस 10 को रख देगा, 20 को वन इंडेक्स पे, 30 को। इस तरीके से ये एरे के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देके एरे के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है। फिर अब हम इसकी एरे की ही रिलेटेड, एरेज के ऊपर ज़ाहिर है ये एरे से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन आता है लेंथ ऑफ का। आप लोग लास्ट लैब में, आप लोगों ने लैब नंबर 6 के अंदर आई थिंक देखा होगा कि आप लोग लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे डॉलर माइनस लिस्ट से। ठीक है। अब अगर वो वर्ड था तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, और अगर ये डी वर्ड था तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी एरे है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं
जो कितने वाली चीज़ है ये उसकी लेंथ होती है कि कितने अभी तक इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ये हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज दे दी है या अनइनिशियलाइज्ड रखा है यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं दी और इसको कोई ना कोई लेंथ असाइन कर दिया, तो वो कितनी उसकी लेंथ है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं या आ सकते हैं, तो वो चीज़ आप किससे चेक करते हैं? लेंथ ऑफ ऑपरेटर से। इसको कितनी अभी तक मेमोरी असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आपने अगर किसी भी एरे की लेंथ चेक करनी है तो वो आप किस तरह करेंगे? अब वो लेंथ जो आपके पास आएगी उसको आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उस तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पहले तो आपके पास रिटर्न होनी चाहिए लेंथ, कि लेंथ है कितनी। ठीक है, अगर मैं एक तरीका तो है इसको लिखने का, इंक्लूड करेंगे हम। मेन प्रोसीजर हो गया एग्जिट। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर एक एरे क्रिएट कर देते हैं। किस टाइप का? बाइट टाइप का। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं बाइट बाइट वन के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम 10, 20 और 30 वैल्यूज़ सब्सिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं कोड सेगमेंट के अंदर, मेन प्रोसीजर के अंदर। मेन प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, मूव ई ए एक्स रजिस्टर, जो कि हमारे पास कितने हैं, 32 बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम लेंथ, जो अभी हमने देखा कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, तो लेंथ ऑफ, ठीक है, और लेंथ ऑफ कीवर्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, बाइट वन, क्योंकि हमें किस चीज़ की मालूम करनी है लेंथ, बाइट वन की। तो बाइट वन की लेंथ ऑफ बाइट वन, ये कहाँ पे स्टोर कर दो, मूव कर दो ई ए एक्स रजिस्टर में। ठीक है, अब ई ए एक्स रजिस्टर में ये आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉल कॉल सी आर एल एफ। इससे क्या होगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसकी लेंथ आनी चाहिए 1, 2 और 3, तो 3 लेंथ आनी चाहिए इसकी। देखते हैं। ये देखें, इसकी लेंथ आ गई है हमारे पास 3। अब हमें डॉलर माइनस लिस्ट और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी या फिर डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हमें लेंथ ऑफ का मिल गया है, जिसकी वजह से हम किसी भी लिस्ट जो कि इनिशलाइज्ड, अगर हमने ये वैल्यूज़ दे दिए हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे दी हैं, यूज़र से इनपुट नहीं ली, या तो उसका भी हम इस तरीके से लेंथ ऑफ के थ्रू इसकी लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। हमें लेंथ पता लग गई 3। अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। और इसी तरीके से अगर हम लेंथ ही मालूम कर रहे हैं लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हुए, तो अगर मैं एक एरे वन के नाम से ले लेता हूँ वर्ड टाइप का, ताकि पता लग जाए बाइट के अलावा वर्ड में भी हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने डी यू पी ऑपरेटर भी पढ़ा होगा कि डी यू पी ऑपरेटर क्या कर रहा होता है कि डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, डुप्लीकेट से मुराद के एरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो एरे वन हम लेते हैं डी वर्ड। ठीक है, इसमें हम D30 डी यू पी कर देते हैं, डुप्लीकेट और अनइनिशियलाइज्ड रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी भी हम इसके साथ भी हम यही करेंगे कि इसकी भी हम लेंथ मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये एरे वन के अंदर 30 टाइम्स अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास 30 वेरिएबल्स को स्टोर करने की हमारे पास स्पेस आ जाएगी, 30 एलिमेंट्स को स्टोर करने की। ठीक है,
तो इसकी हमारे पास लेंथ आनी चाहिए 30। अगर हम इसको लेंथ ऑफ बाइट 1 था, यहाँ हम एरे 1 कर दें तो हमारे पास इसकी 30, ये देखें ऊपर वाले की 3 आ रही है और इसकी 30 आ रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और तरीका है कि अगर मैंने ये अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज रख दी हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एंड ऑफ दी जितनी अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज असाइन हुई हैं उसकी एंड ऑफ दी उसमें मैं चलें 2 वैल्यूज़ और असाइन कर दूँ। मैं यहाँ चेंजिंग नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ कर दूँ तो ये चीज़ भी काम करेगी। अब ये इसकी 30, 31 और 32 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देके मैं 32 इसकी लेंथ हो जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करूँ आप देखेंगे पहले इसकी 30 आ रही थी, 30, 31 हो गई और 32, तो इसकी अब हमारे पास लेंथ आएगी 30। तो इस तरीके से हम एरेज के अंदर डुप्लीकेट अगर हमने वैल्यू क्रिएट की हुई है और उसमें हम अपनी तरफ से कॉन्केटनेट भी कर दें और वैल्यूज़ को भी, जैसे यहाँ ज़ीरो की है या आप कुछ और कर दें तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगी वैल्यूज़ आगे, और उसकी आप लेंथ ऑफ ऑपरेटर से इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। अगर हम एरे नंबर 2 कर दें वर्ड टाइप का, ठीक है, और इसको हम 5 डुप्लीकेट इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक चीज़ हो रही है कि आपके पास ये मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि जब हम ये इस तरीके से देंगे तो ये जैसे हमें ये कित बता रहा था हमने कितने टाइम्स अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू रखनी है, तो ये 5 डुप्लीकेट 3 यानी कि 3 टाइम्स डुप्लीकेट होगा, ठीक है, और अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू होंगी और ये ऑपरेशन कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 3 15, तो 15 अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी। और जब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी लेंथ, कोई बता सकता है मुझे? 5 आएगी, 3 आएगी, लेंथ इसकी हमारे पास आएगी 15, क्योंकि 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 इंटू 2, 2 कहाँ से आ गया बीच में, 2 नहीं आएगी, इसकी आएगी 15, क्योंकि ये 5 इंटू 3 हो जाएगा। जब आप इसकी लेंथ चेक करेंगे, अच्छा ये मैंने इसकी कॉलोनी की लेंथ कर दिया, और जब मैं इसको चेक करूँगा ये देखिए 15, इसकी लेंथ आ गई 15, क्योंकि ये 5 टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ डुप्लीकेट का, जो पहले 3 टाइम्स हो रहा था वो 3 टाइम्स वाला 5 टाइम्स हो गया, तो 5 इंटू 3 15। तो इस तरीके से भी आप डुप्लीकेट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर हार्ड कोडेड वैल्यूज़ तो हमने देख लिए किस तरह देते हैं। अच्छा, अब मैं कोई स्ट्रिंग सपोज दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैंने दिया एरे 3 टाइप का, ठीक है, ठीक है, बाइट टाइप का। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग दे दिया ये 1 2 3 4 5, ये मैंने कॉमा सेपरेटेड नहीं दिया। तो इस स्ट्रिंग की भी ये हर इंडेक्स को काउंट करेगा कि ये 0th इंडेक्स है, 2 है, 3 है, तो इसकी कितनी अभी तक वैल्यूज़ आई ये देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं चाह रहा हूँ 10 हो तो मैं यहाँ पे 0 दे दूँगा, तो ये कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आखिर में मैंने एक 0 दे दिया है तो ये 10। इसकी लेंथ हमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 10 आएगी। एरे 3 कर दें तो ये इसकी लेंथ हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये 0 रिमूव कर दूँ तो हमारे पास लेंथ 9। इस तरीके से ये मल्टीपल तरीके हैं आपको एरेज की लेंथ मालूम करने के लिए, लिस्ट की लेंथ मालूम करने के लिए। आप लेंथ ऑफ ऑपरेटर को इन तमाम तरीक़ों से वैल्यूज़ असाइन करवा के उनकी लेंथ मालूम कर सकते हैं लेंथ ऑफ ऑपरेटर से। फिर हमारे पास सेकंड चीज़ आती है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या है, इसको हम देखते भी हैं। इसमें लिखा है कि द साइज़ ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ बाय टाइप, कि आपकी जो लेंथ ऑफ ऑपरेटर से लेंथ आ रही है कैलकुलेट होकर, जैसे इसकी 3 आ रही है, उसको मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ बाय टाइप,
टाइप से क्या मुराद है? टाइप का ये मतलब है कि जैसे ये बाइट है, ये वर्ड है, ये डी वर्ड है, इसकी जो टाइप है, इसकी टाइप से क्या मतलब है? आप लोगों ने पहले देखा होगा किसी लैब में कि जी बिल्कुल, करंट लोकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं आप, डॉलर माइनस लिस्ट करके करंट लोकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वो तो आप पहले कर ही रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा इजी वे यही है कि आप लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करें, तो आपको ज़्यादा उसमें ईज ईज हो जाएगा आपके लिए मामला, ठीक है। अच्छा, फिर साइज ऑफ ऑपरेटर में जो आपको कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ को मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी लेंथ जो आ रही है वो इसकी टाइप से। टाइप से क्या मतलब है? टाइप से ये मतलब है कि अच्छा, ये अभी पढ़ रहे हैं, ये वाली लैब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लैब नंबर 7। ठीक है, लैब नंबर 7 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझा ये आप लोगों ने लैब पहले से की हुई है, ठीक है, मतलब आप लोगों ने लैब नंबर 6 तक की हुई है मिड्स में, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये मिड्स में तो आप लोगों ने अगर लैब 6 की है तो उसमें आपने लेंथ निकाली होगी डॉलर माइनस लिस्ट से, और अगर उसमें बाइट था तो आपने डॉलर माइनस लिस्ट से निकाली होगी। वर्ड था तो आपने डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2 किया होगा, ठीक है। डी वर्ड था तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 4 किया होगा। नो सर, लैब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लैब 8 तक हो गई है। अच्छा, चलें, खैर जो भी है, अगर अगर हो गई है तो आप इसको रिवीजन कंसिडर करें, और अगर नहीं हुई है तो उसको तब भी पढ़ लें, बात नहीं, ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, लैब मैनुअल से नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर इसका मल्टीपल तरीके हैं लेंथ ऑफ से लेंथ मालूम करने के। फिर साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा होता है? साइज़ ऑफ ऑपरेटर आपका आपकी साइज़ मालूम कर रहा होता है किस तरीके से, लेंथ ऑफ ऑपरेटर से जो लेंथ आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर देता है टाइप से। टाइप से क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं तो वर्ड की टाइप है 2, ठीक है, बाइट की टाइप है 1, डी वर्ड की टाइप है 4। ये किस तरह है? क्योंकि आप अगर बाइट को देखें तो वो 8 बिट्स के ऊपर बाइट होता है, तो ये बाइट की टाइप इसलिए 1 होती है। लेकिन अगर आप 2 बाइट्स को मिलाएं, यानी कि 8 इंटू 8 16 कर दें, तो हमारे पास 16 बिट्स में क्या होता है? वर्ड। तो 2 टाइम्स आप बाइट को मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 बाइट्स इक्वल्स टू 1 वर्ड, तो इसकी टाइप 2 होती है। इसी तरीके से 16, तो ये 16 हो गई। अब अगर 4 बाइट्स हों, ठीक है, यानी कि 8 इंटू 4, तो हमारे पास क्या होता है? 32। तो डी वर्ड कितने हमारे पास बिट्स का होता है? 32 बिट का ऑपरेटर होता है, ठीक है। 32 बिट मेमोरी आती है डी वर्ड से। तो तो फिर डी वर्ड की क्या टाइप हुई? 4 बाइट्स इक्वल्स टू 1 डी वर्ड, इसलिए डी वर्ड की टाइप है 4। तो टाइप इनकी ये होती है। अब इस तरीके से आगे क्यू वर्ड भी है, तो आप जितनी बाइट्स, यानी कि एक बाइट में 8 बिट्स हैं, अब अगर डी वर्ड 32 बिट का है तो कितनी दफ़ा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे? 8 इंटू 4, ठीक है, तो 32, इसकी टाइप है 4। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे पास ये डेटा टाइप्स हैं इनकी टाइप आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या हमें दे रहा होता है? जैसे लेंथ ऑफ ऑपरेटर तो हमें सिर्फ इस एरे की लेंथ दे रहा है, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इसकी लेंथ निकाल के उसको उसकी टाइप से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्योंकि आप लेंथ तो निकाल लेंगे, लेकिन हर एरे की टाइप अलग अलग होगी, किसी की बाइट है, किसी की वर्ड है, तो सबकी टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप साइज ऑफ ऑपरेटर जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगा? लेंथ ऑफ मल्टीप्लाई बाय टाइप। यानी कि अगर इसकी लेंथ आ रही है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर यहाँ पे इसकी टाइप आ रही है 30, ये 30 इसकी लेंथ है, और वर्ड है तो वर्ड की इसकी क्या है? टाइप है 2 है, 30 इंटू 2 60, तो ये हमें 60 रिटर्न करेगा साइज ऑफ, ठीक है। बाइट्स में आंसर देगा? नहीं, बाइट्स में आंसर नहीं देगा। हाँ, एक तरीके से बाइट्स में ही आंसर देगा, बाइट्स में नहीं, बाइट्स में आंसर नहीं देगा वो आपको। आप बस इस चीज़ को समझ लें कि ये चीज़ तो आप लोगों को पता है ना कि बाइट जो है वो 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स को मिलाएं तो एक बाइट बनती है। ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे शायद किसी एक लैब में। एक सेकंड दिखा देता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ बाइट बिट्स जो होती हैं इसकी।
ये देखें, यहाँ ये आप लोग चीज़ देख चुके होंगे। हाँ, ये देखें, यहाँ आपको ये गिवन है कि ये अगर आप बाइट या एस बाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो 8 बिट होती हैं उसके अंदर, ठीक है, 8 बिट्स होती हैं। ये तो वैसे भी आप लोगों को, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स में, और आप डिफरेंट कोर्सेज में ये पढ़ के आ चुके होंगे कि ये बिट्स और बाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो एक बाइट जो है वो, ये तो हम कंप्यूटर की 9th क्लास में पढ़ते हैं कि बाइट जो है वो 8 बिट्स के ऊपर होती है। अच्छा, खैर, और वो अगर साइंड हो तो एस बाइट हम लिखते हैं 8 बिट्स। अगर हम वर्ड ले रहे हैं तो वो 16 बिट होती हैं। ठीक है, वर्ड जो है वो 16 बिट्स के ऊपर होता है, तो 8 × 2 16 हुआ ना। तो इस वर्ड की टाइप कितनी हुई, 2 बाइट्स मिलाएंगे तो हमें एक वर्ड बनेगा। तो इस वर्ड की टाइप है 2। डी वर्ड 32 बिट होता है। तो 4 बाइट्स अगर हों, यानी कि 8 बिट वाली 4 बाइट्स हों, तो 8 4 × 32। ठीक है, तो हमारे पास डी वर्ड की टाइप हुई 4। इसी तरीके से क्यू वर्ड है। इस तरीके से आप चलते जाएंगे, तो ये इसकी टाइप होती है। तो टाइप क्या होगी, टाइप होगी, बाइट की टाइप है 1। ठीक है, क्योंकि ये 8 बिट्स है। वर्ड 16 है तो इसकी टाइप होगी 2। डी वर्ड 32 है तो इसकी टाइप होगी 4, यानी कि ये 4 बाइट्स मिलेंगी तो एक डी वर्ड बनेगा। 2 बाइट्स मिलेंगी तो एक वर्ड बनेगा। तो इसकी 2 है, इसकी 4 है, इस तरीके से सो ऑन। तो आप अगर अब जो आपकी आज की लैब है इसमें देखें तो आपको, अच्छा, आप लोगों की अगर ये क्लास का टाइम एंड होने लगे, क्योंकि 40 मिनट्स की होती है, तो आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा सेम लिंक के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये साइज, जैसे लेंथ ऑफ ऑपरेटर लेंथ दे रहा था, तो साइज ऑफ ऑपरेटर से लेंथ मल्टीप्लाई बाय उस जिस एरे की लेंथ आप निकाल रहे हैं उसकी जो भी डेटा टाइप आपने दी हुई है, हाइट में दी हुई है, वर्ड में दी हुई है, डी वर्ड में दी हुई है, तो उसकी टाइप से मल्टीप्लाई होकर आपको लेंथ दे देगा। यानी कि इसकी 3 है, 3 × 1 3। इसकी 30 है, 30 × 2 60। डी वर्ड की 4 होती है तो इसकी 4 लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर से 4 निकली, और इसकी टाइप क्या है डी वर्ड की, 4। तो 4 × 4 16। ठीक है, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर आपको साइज देगा। साइज असेंबली लैंग्वेज में साइज का मतलब होता है टाइप मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ लेंथ ऑफ यूज़ कर रहे थे, जैसे हम ये एरे 1 जो है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, एरे 1 की हमारे पास यहाँ पे हमने रन किया, तो एरे 1 का ये सेकंड नंबर पे 32 हमारे पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये 32 30 और ये 2। ठीक है, ये हमने इसकी लेंथ मालूम की थी। इसी तरीके से हम इसकी यहाँ पे साइज़ मालूम कर लें, बजाय हम कर देंगे साइज़ ऑफ। ठीक है, तो क्या होगा जब इसको हम रन करेंगे, तो हमें ये 64 बता रहे, 32, और क्योंकि ये बाइट वर्ड का है तो ये 64 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, फिर अभी तक एरे के हमने दो चीज़ें देख ली हैं कि एरे की जो है आप लेंथ इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, साइज़ आप इस तरह साइज ऑफ ऑपरेटर से मालूम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है निगेट इंस्ट्रक्शन। निगेट इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा होता है, निगेट इंस्ट्रक्शन नेगेटिव परफॉर्म कर रहा होता है कि आपके पास EAX रजिस्टर में या किसी भी रजिस्टर जिसके ऊपर आप निगेट NEG का कीवर्ड अप्लाई करें, तो उसके ऊपर जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी, उसका जो भी साइन होगा, आइदर वो पॉजिटिव है, और आप कर देते हैं निगेट EAX NEG EAX, तो EAX में अगर 100 है तो वो -100 हो जाएगा, और अगर उसमें -100 है तो वो +100 हो जाएगा। तो निगेट उसका साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है निगेट इंस्ट्रक्शन चेंजेस द साइन ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से ये कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू एस डी वर्ड 10 है। ठीक है, ये साइन डी वर्ड 10 है। इसको साइन डी वर्ड इसलिए रखा है क्योंकि अब इसमें जब निगेट हो जाएगा तो इसी वैल्यू के अंदर साइंड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव, साइंड और अनसाइंड वैल्यू का तो आप लोगों को पता है ना। ये बता दूं आप लोगों को साइंड और अनसाइंड वैल्यू।
जल्दी से बता दें। साइंड और अनसाइंड वैल्यू के बारे में आप लोगों को पता है? अच्छा, मतलब नहीं पता। ठीक है। अच्छा, साइंड वैल्यूज़ अगर आप पिछली लैब्स करते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो साइंड वैल्यूज़ वो होती हैं, साइंड वैल्यूज़ वो होती हैं कि जो अ, जिसके अंदर आप साइंड इंटीजर्स वो होते हैं कि जहां आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों ले सकते हैं। ठीक है। और यानी कि आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके यानी कि -100, -10, -10, -1, 3, 4 जो भी, और ज़ीरो भी वैल्यू ले सकते हैं। पॉजिटिव भी जितनी 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी आप साइंड इंटीजर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अनसाइंड वो होती हैं कि जिसमें आप ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है। आप ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ रख सकते हैं, नेगेटिव नहीं रख सकते। तो आप जो वर्ड डी वर्ड एस एस वर्ड, डी वर्ड, एस डी वर्ड, ये जो पढ़ते हैं तो एस जो इसमें है ये साइंड के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे डी वर्ड ले रहे हैं तो इसका मतलब कि ये कितने बिट ऑपरेटर है, 32 बिट की रजिस्टर है हमारे पास। लेकिन एस डी वर्ड है यानी कि ये साइंड 32 बिट रजिस्टर है। यानी कि आप इसमें 32 बिट रख सकते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों हो सकती हैं। अगर हम सिर्फ डी वर्ड रखेंगे और आगे इसको निगेट कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आने पे ये एरर दे देगा क्योंकि ये अनसाइंड होगा। साइंड होगा तो ये आप पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब निगेट असल में क्या कर रहा है कि आपने यहाँ पे 10 रखा। ठीक है, एस डी वर्ड 10। ठीक है, फिर आपने मूव ई ए एक्स के अंदर वैल्यू, यानी कि वैल्यू को मूव करा दो ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको ई ए एक्स रजिस्टर ही चाहिए होता है आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी वैल्यू को शो कराने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, निगेट, नेगेटिव कर दो ई ए एक्स रजिस्टर को। जब इसको नेगेटिव करेगा तो अब आपके पास जब आप कॉल राइट इंटीजर करेंगे तो 10 की बजाय -10 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम रन करके देख लेते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ। एस डी वर्ड 30। ठीक है, 30 ले लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके वैल्यू जिसमें 30 रखा है हमने वो ई ए एक्स रजिस्टर में आ गई। ठीक है, अब हम ई ए एक्स में 30 आ गई है। अब हम उसको क्या करते हैं कि पहले तो ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव करने के बाद निगेट ये एक्स और फिर कॉल राइट, यानी कि नेगेटिव करने से पहले 30 आएगी और नेगेटिव करने के बाद -30 आएगी। ठीक है, और उसको हम करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अब ये क्या हुआ, ये +30 वैल्यू है, ये -30 वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो पहले वैल्यू ली हुई थी हार्ड कोडेड वो थी 30। जब हमने उसको डायरेक्ट ई एक्स में डाल के कॉल राइट इंटीजर से प्रिंट करा दिया तो वो 30 वैल्यू आ गई। और नेगेटिव निगेट ई एक्स किया, फिर हमने उसको राइट इंटीजर किया तो वो -30 आ गई। तो ये निगेट कर रहा होता है काम। ठीक है। अच्छा, ये 3 हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया। आप लोग भी एग्जांपल्स इसकी देख लीजिएगा कि एक लेंथ ऑफ देख लिया, साइज ऑफ देख लिया और निगेट देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास ये तो 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे एरे के। ठीक है, एरे के ऊपर आप ये ऑपरेशंस तीनों परफॉर्म कर सकते हैं, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। फिर आता है स्टैक मेमोरी। ठीक है, स्टैक मेमोरी में क्या है कि स्टैक मेमोरी में आप, अच्छा, स्टैक का किसी को अंदाज़ा है कि स्टैक क्या होता है?
आप लोगों की अगर मीटिंग ये एंड हो जाए तो इसको आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा ताकि हम इसको दोबारा आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। अच्छा, स्टैक मेमोरी का किसी को अंदाज़ा है, किसी ने पढ़ा है कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है? अच्छा, अभी हम 1:30 पे ले लेंगे ब्रेक। ठीक है, आधा घंटा तो पढ़ लो, 15 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, स्टैक मेमोरी बेसिकली होती है स्टैक मेमोरी बेसिकली होती है जैसे आपका एरे होता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं, ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, स्टैक के अंदर भी इसी तरीके से होता है, क्यू के अंदर भी इसी तरह होता है कि एक मेमोरी असाइन आपके पास, जो आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, उसमें जो भी रैम है या जो भी स्टोरेज डिवाइस उसमें लगी हुई है, जिसके ऊपर आप कोई भी, जिसमें आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर आप ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो सेव हो रहा है जाके आपकी रैम के अंदर, तो उस रैम के अंदर, हाँ, ठीक है, ठीक है, सबने सही जवाब दिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो वो मेमोरी तो आपके पास स्टोरेज डिवाइस में पहले से मौजूद है, आप कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करते, आप उस मेमोरी के अंदर एक अपने लिए वर्किंग के लिए कोई एक स्पेस ऐसी क्रिएट करते हैं कि जिसके ऊपर आप स्टैक के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। एरे के अगर आप एरे इनिशियलाइज करेंगे तो एरे से रिलेटेड जो ये नेगेट और साइज ऑफ और लिस्ट, लेंथ ऑफ, ये ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म करेंगे। अगर आप स्टैक मेमोरी इनिशियलाइज करेंगे तो उसके ऊपर आप स्टैक के ऑपरेशन